नमस्कार। हम राशियों के गुण, स्वभाव और उनकी प्रकृति को समझ रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने गलती से मेष राशि को पुरुष राशि की स्थान पर स्त्री राशि बोल दिया। ये मानव स्वभाव है कि बोलते समय कई बार गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ाने पढ़ाने के क्रम में भी कई बार कोई महत्वपूर्ण बात छूट भी जाती है, लेकिन यहाँ छूटेगा कुछ भी नहीं। हम उसे बाद में अवश्य बता देंगे और इसीलिए आपसे बार-बार यही निवेदन रहता है कि आप क्रम से तथा नियमित रूप से हमारे साथ बने रहें, तो कुछ भी नहीं छूटेगा और धीरे-धीरे आप एक समर्थ ज्योतिषी फल कथन करने में अच्छे से समर्थ हो जाएँगे। हमने इससे पूर्व की क्लास में राशियों के दोषों को समझा कि कौन-सी राशि हमें क्या रोग दे सकती है, कौन-सी राशि पित्त प्रधान है, कौन-सी राशि वात प्रधान है, कौन-सी राशि कफ प्रधान है और कौन-सी राशियों में ये तीनों ही दोष पाए जाते हैं। तो आज चूँकि हम बीमारियों की, रोगों की बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंगों पर, क्योंकि बीमारियाँ हमारे किसी न किसी अंग में होती हैं, हमारे अंगों में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएँ होती रहती हैं। तो वे क्यों होती हैं, उसके कारण क्या हैं, उनको समझने का जो प्रथम चरण है, जो प्रथम पायदान है, वह राशियाँ ही हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारे किस अंग पर किस राशि का स्वामित्व है या उसे किस राशि की संज्ञा दी गई है। हमने यहाँ एक कुंडली बनाई हुई है, जो कि मेष लगन की है। पूर्व में हमने आपको लगन के बारे में बताया है कि जो प्रथम भाव होता है, वही लगन होता है और इस भाव में जो राशि लिखी होगी, वह राशि उसी लगन की होगी और लगन 12 होते हैं। ये मेष लगन है क्योंकि यहाँ 1 लिखा है। यदि यहाँ 2 लिखा होता, तो ये वृष लगन हो जाता और फिर 1 12वें भाव में चला जाता, क्योंकि क्रम वही रहता 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ता। यदि यहाँ 3 लिखा होता, तो ये मिथुन लगन होता। तो यहाँ मेष लगन की कुंडली बनाने का जो कारण है, ये कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। अब काल पुरुष, कुछ विद्वान इसे भगवान शिव की कुंडली भी कहते हैं और कुछ विद्वान इसे भगवान विष्णु की कुंडली मानते हैं। परंतु ये काल अर्थात समय की, काल पुरुष की कुंडली है। ज्योतिष को आप देखें तो ज्योतिष समय को समझने का ही एक ग्रंथ है या विज्ञान है। समय अर्थात काल, जो कि दिन रात, हमारे दिन रात 24 घंटे हमारा समय कैसा होगा, हम ज्योतिष में क्या समझना चाहते हैं, फल कथन का क्या अर्थ है, हम यही तो समझना चाहते हैं कि हमारा समय कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। तो ज्योतिष के वैसे तो अनेक अंग हैं, परंतु जिस अंग से हम फल कथन करने का प्रयास करते हैं, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसे होरा शास्त्र कहा जाता है। होरा शब्द कहाँ से आया? ग्रंथों में एक शब्द है अहोरात्रि। अहोरात्रि का मतलब है दिन रात। अब इसका यदि अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर को मिटा दिया जाए तो बचता है होरा। होरा अर्थात दिन रात, समय। तो हम होरा शास्त्र को पढ़ रहे हैं, यानी समय को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समय कैसा है या अथवा होगा। अब ये कुंडली काल पुरुष की है, तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर काल का प्रभाव ना हो, समय का प्रभाव ना हो। आजकल आधुनिक काल में इस विषय को बहुत ही विस्मृत कर दिया गया है कि जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो हम काल पुरुष की कुंडली को भूल जाते हैं। कोई भी ग्रह आपके किसी भी भाव का स्वामी हो, किसी भी राशि में स्थित हो,
परंतु वह काल पुरुष की कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार अपनी दशा आने पर आपके लिए भी फल कर सकता है, क्योंकि समय का प्रभाव सब पर है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में मंगल लगन के स्वामी, जब हम आगे और समझेंगे तो हम समझेंगे जो भाव में राशि होती है और उस राशि का जो स्वामी होता है, जैसे यहाँ मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो वे लगन के भी स्वामी हो गए, क्योंकि यहाँ उनकी राशि स्थापित है। तो इनको कहा जाएगा लग्नेश। मेष लगन की कुंडली के लग्नेश कौन है? मंगल। लग्नेश यानी लगन के ईश अर्थात लगन के स्वामी। अब आपकी कुंडली में मंगल किसी भी भाव में स्थित हो, किसी भी राशि में स्थित हो, चूंकि वो काल पुरुष की कुंडली के लग्नेश हैं, तो वह आपके लिए भी लगन का फल कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे भाव में क्या राशि है? वृष। अब आप नंबर से समझ गए होंगे, 2 नंबर अर्थात वृष, और वृष के स्वामी है शुक्र। और दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? धन। तो शुक्र इस कुंडली के क्या हो गए? धनेश, यानी धन के स्वामी। तो शुक्र अपनी दशाओं में आपके लिए धन संबंधी फल कर सकते हैं। इस विषय को आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में उसकी कुंडली के साथ साथ काल पुरुष की कुंडली का भी प्रभाव रहता है, और जब हम इनको मिलाकर कोई फल कहेंगे तो आप देखेंगे कि हम अत्यंत सूक्ष्मता के साथ और सही बात बताने में समर्थ हो रहे हैं। आजकल लोग इस विषय को बहुत भूल गए हैं। खैर, हमारा जो आज का विषय है, इसको बाद में हम विस्तृत रूप से और समझेंगे। अभी हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। राशियों के साथ आज आपको थोड़ा भाव, कुंडली, ये सब देखा। अब आज हमारा विषय था कि हमारे किस अंग पर कौन सी राशि का स्वामित्व है, तो वह कैसे निर्धारित होगा? शास्त्रों में बताया गया है कि ये समस्त 12 राशियां काल पुरुष के शरीर पर स्थापित है, यानी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में काल पुरुष का शरीर फैला है और उसके विभिन्न अंगों पर ये राशियां स्थापित हैं। तो जो राशि काल पुरुष के जिस अंग पर स्थापित है, वह उसी अंग का स्वामित्व लेती है, या उसे उसी भाव का स्वामित्व दिया गया है। अब प्रथम भाव, देखिए मैंने आपको पूर्व में बताया कि भाव कभी नहीं बदलेंगे। ये 12 भाव हैं, खाने जो हैं 12 हैं। ये हमेशा पहला रहेगा, ये हमेशा दूसरा रहेगा, ये हमेशा तीसरा रहेगा, ये हमेशा चौथा रहेगा। ऐसे ये 12 कभी नहीं बदलेंगे। इनमें ये नंबर बदलते रहेंगे। जैसे अगर ये वृष लगन की कुंडली होती तो 2 यहाँ आ जाता, 1 यहाँ चला जाता, यहाँ 3 आ जाता। अगर ये सिंह लगन की कुंडली होती तो 5 यहाँ आ जाता, 6 यहाँ आ जाता, 7 यहाँ आ जाता। तो राशियों के नंबर इन 12 भावों में बदलते रहेंगे, लेकिन जब भी हम कहेंगे पहला भाव या प्रथम भाव, तो वो हमेशा यही होगा। तो प्रथम भाव और प्रथम राशि आपको ज्ञात है, मेष ही प्रथम राशि है। प्रथम भाव और प्रथम राशि काल पुरुष के सिर पर स्थित है, इसलिए इस भाव से और मेष राशि से किसी भी व्यक्ति का सिर का हम विवेचन करते हैं। यदि सिर में उसके कोई प्रॉब्लम है, सिर संबंधी कोई समस्या है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पहला भाव और मेष राशि। अब भाव तो हमेशा यही रहेगा पहला, परंतु 12 लग्नों में एक, यानी मेष का स्थान बदलता रहता है। वृष में यहाँ होगी, मिथुन में मेष राशि यहाँ आ जाएगी, कर्क में यहाँ आ जाएगी, सिंह में यहाँ आ जाएगी। परंतु हमको सर्वप्रथम, यदि सिर संबंधी कोई विषय हमारे सामने आया है, तो सर्वप्रथम पहला भाव और मेष राशि जहां भी स्थित हो उसका ध्यान करना चाहिए। तो सिर को हम मेष राशि और प्रथम भाव से देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया, दूसरे भाव से धन देखा जाता है, और अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से हम मुख और आंख का विचार करते हैं। आंख में विशेषकर दाहिनी आंख का, क्योंकि यदि आप ऐसे खड़े हो तो इस तरफ दाहिनी आंख होगी,
तो बाईं आंख का हम 12वें भाव से भी विचार कर सकते हैं। अब जैसे पूर्व में मैंने बताया कि इसको धन भाव कहा जाता है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मुख और आंख देख सकते हैं। तो देखिए ये 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों, 12 राशि, 9 ग्रह और 12 भाव को यदि हम जीवन भर समझते रहें तो कम पड़ जाएगा। इसीलिए ज्योतिष में ज्ञान के साथ साथ अभ्यास का भी महत्व है, लेकिन अभ्यास सही ज्ञान पे आधारित होना चाहिए, तभी उसका कोई फल मिलेगा। तो आप निरंतर अब धीरे-धीरे अभ्यास भी करते रहें, तो हर बार जब आप किसी की कुंडली देखेंगे, हर बार आप कोई क्लास देखेंगे तो आपको नई बात पता चलेगी। क्योंकि इस सृष्टि में अनंत वस्तुएँ हैं, अनंत चीज़ें हैं और वो हमें इन्हीं 12 भाव से देखनी है। तो इसमें लगातार चीज़ें जुड़ती रहेंगी कि हम प्रथम भाव से लगन देखते हैं, उसके अतिरिक्त क्या देखेंगे, दूसरे भाव से मुख देखते हैं, आँख देखते हैं, धन देखते हैं, उसके अतिरिक्त क्या देखेंगे। तो धीरे-धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल दूसरे भाव से मुख यानी चेहरा और दाहिनी आंख। अब तीसरे भाव से हम देखते हैं भुजाओं को, भुजा एवं काल। अब यहां आप ये भी समझ सकते हैं कि दाई भुजा यदि तीसरे भाव से देख रहे हैं तो बाई भुजा हम 11वें भाव से भी देख सकते हैं, और कान का भी वही है कि दाहिना कान तीसरे भाव से और बायां कान 11वें भाव से। चौथे भाव से हम सीना या चेस्ट, छाती भी कहते हैं, सीना कहते हैं, चेस्ट, यानी चौथे भाव से हम चेस्ट, सीना और कर्क राशि से, कर्क राशि चाहे कहीं भी स्थित हो, अगर कोई चेस्ट संबंधी बात होगी तो वो उसके लिए हमें कर्क राशि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इसका जो आधिपत्य है वो कर्क राशि के पास है। अब पांचवी राशि से हम पेट के ऊपरी भाव को, पेट यानी जो हमारी नाभि से ऊपर का हिस्सा है, नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, और जब हम पेट और सीने की बात कहते हैं तो इनके अंदर जो भी अंग हैं वो भी उसी भाव से देखे जाएंगे। यहाँ एक अपवाद जरूर है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब हम सीने की बात करते हैं तो चौथे भाव और चौथी राशि से देखते हैं, परंतु हृदय की बात यदि करें, दिल की बात, दिल संबंधी कोई रोग है, दिल संबंधी कोई परेशानी है, उसको देखना है तो उसके लिए हमें सिंह राशि को देखना पड़ेगा। ये एक अपवाद है, हृदय के लिए हम सिंह राशि को देखते हैं, वह कर्क राशि को नहीं देखा जाएगा। तो पेट के ऊपरी भाग और उसके अंदर जो भी अंग हो वो सब पांचवें भाव और सिंह राशि से। इसके अलावा हृदय का मैंने बताया आपको कि ये एक अपवाद है, हृदय को भी हम सिंह राशि से देखते हैं। अब छठे भाव से हम अपनी नाभि से 4 उंगल नीचे, 4 उंगल नीचे, उसको कहते हैं वस्ती। शास्त्रों में से इस स्थान को वस्ती कहा गया है। तो नाभि से 4 उंगल नीचे जो हमारे पेट का हिस्सा है और उसके अंदर के भी जो भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनको हम छठे भाव और कन्या राशि से देखेंगे। सातवें भाव और तुला राशि से हम कटी, कटी या इसको कटी प्रदेश भी कहते हैं, कटी प्रदेश, क्षमा करें यहाँ, हाँ, कई बार पढ़ाते समय कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, एक सामान्य बात है। छठे भाव से हम कटी, जो नाभि से 4 उंगल का एरिया है हमारे शरीर का, उसको कटी प्रदेश उसको कहते हैं। तो कन्या राशि और छठे भाव से हम कटी प्रदेश यानी अपनी नाभि से 4 उंगल नीचे के इस स्थान पे जितने भी अंग होंगे उनका जब हम विश्लेषण करेंगे तो कन्या राशि और छठे भाव से करेंगे। अब सातवें भाव और तुला राशि से हम वस्ती, इसको वस्ती कहते हैं। वस्ती का अर्थ है कटी प्रदेश से भी 4 उंगल नीचे का जो हमारा शरीर का भाग है उसे वस्ती कहते हैं। उसे सातवें भाव और सप्तम राशि जो है तुला, उससे देखते हैं। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं
चूंकि सातवें भाव से हम विवाह को भी देखते हैं। अब धीरे धीरे आपको विषय का और आगे ज्ञान मिलता रहेगा। सातवें भाव से हम विवाह को भी देखते हैं। तो कई विद्वान सातवें भाव से गुप्तांगों को भी देखने लगते हैं, परंतु हम यहाँ वही बताएंगे जो हमारी ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकों में लिखा है। पराशरी होरा में लिखा है कि सातवें भाव से वस्ती को और आठवें भाव से और वृश्चिक राशि से गुप्तांग को देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आठवें भाव को छिद्र भी कहा जाता है। जो कुछ भी छिपा है, जो कुछ भी गुप्त है, वह हमेशा आठवें भाव से ही देखा जाएगा। गुप्तांग, गुप्त रोग, गुप्त धन यानी छिपा हुआ धन, गुप्त विद्याएं, तो जिस भी वस्तु के पीछे गुप्त लग जाए वह आठवें भाव से ही देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यही बताया गया। अब नवें भाव से हम जंघाओं को देखते हैं, और यहाँ पर जंघाओं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों जंघाओं को। अब आप इस तरीके से मत सोचिएगा कि जैसे मैंने बताया कि दायां कान इधर से, बायां कान उधर से, दाई भुजा इधर से, बाई भुजा उधर से, या आंख, बाई आंख यहाँ से देख सकते हैं, दाहिनी आंख है। लेकिन जंघाओं के विषय में ऐसा नहीं है कि बाई जंघा इधर, दाई जंघा, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया दोनों जंघाओं के लिए हमें नवा भाव और धनु राशि देखनी चाहिए। इसको जंघाओं को इंग्लिश में कहते हैं थाई, यानी थाई को हमने देखना है, अपने शरीर के इस हिस्से को देखना है, तो नवे भाव और नवी राशि को देखना होगा। अब 10वें भाव से हम कमर। अब कमर में रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइन, बैकबोन और टेलबोन, वह हिस्सा जिसपे हमारी रीढ़ की हड्डी फिक्स होती है, टेलबोन। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारी जीवन का आधार है। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारा पूरा ही शरीर बेकार। और 10वें भाव से ही हम अपने कर्मों को देखते हैं। आजीविका को देखना होता है, कर्म देखने होते हैं, तो वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। आप इसी तरीके से धीरे धीरे समझते जाएंगे किस भाव से क्या देखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कर्म प्रभावित है, कर्म उसके वाला अच्छे नहीं, आजीविका अच्छी नहीं, तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। उसी प्रकार यदि रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारा पूरा शरीर बेकार है। अब 11वां भाव, 11वें भाव से यहाँ हम इसमें घुटना भी जोड़ लेते हैं। घुटनों को भी, नी को भी देखना हो तो हम 10वें भाव से देख सकते हैं। और 11वें से हम घुटने से लेकर टखने तक, यानी नी से लेकर एंकल तक का जो पार्ट होता है, जो नी से लेकर एंकल तक, जिसको साई बोन भी कहते हैं और हिंदी में पिंडलिया भी कहते हैं, इनको हम 11वें भाव से देखेंगे। दोनों पैरों की, दोनों जंघाओं को 9वें भाव से, घुटनों को दोनों को 10वें, रीढ़ की हड्डी को 10वें, और पिंडलियों को जो हम देखते हैं दोनों पैरों की, साई बोन को, वो 11वें भाव से। अब टखने से नीचे जो हमारा पंजा है, पैर का, पैर या पंजा कह लीजिए, उनको, उसको हम 12वें भाव से देखेंगे। और यहां से हम बाई आंख को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार यहां से हम बाएं कान या बाई भुजा को भी देख सकते हैं। तो आज हमने समझा कि किस भाव से और किस राशि से किस अंग का विचार किया जाता है। यदि किसी अंग में पीड़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे किस राशि से देखें, किस भाव से देखें। तो इसी प्रकार आगे हम बढ़ते रहेंगे और चीजों को समझते रहेंगे। आज आपने भावों के बारे में भी कुछ समझ लिया कि लगन क्या होता है, और काल पुरुष का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो मेष लगन की कुंडली होती है वही काल पुरुष की भी कुंडली होती है। और इसमें जिस भाव का स्वामी जिस ग्रह को मिला है, वह उस भाव का फल कभी भी कर सकता है अपनी दशा आने पर आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं भी स्थित हो। तो चलिए, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से आपके पास क्लासें पहुंच पाएं और आप क्रम से उन्हें देख पाएं और सीख पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।